हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। गिल्ट द हेल ऑफ लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने विंग के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था ताकि विंग उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, पर इस छोटे से प्रैंक को भी विंग ने बहुत ज्यादा अपने दिल पे ले लिया था और वो वांग जी से गुस्सा होकर वहां से जा चुका था। और वांग जी को समझ में ही नहीं आया कि विंग इतना गुस्सा क्यों हो गया। वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और विंग जिस साइड गया था उसी साइड में चला गया। वांग जी विंग को इधर उधर ढूंढ रहा था पर विंग अभी भी उसे कहीं भी दिख नहीं रहा था। अचानक वांग जी की नजर एक साइड पे गई जहां एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बेंच लगा हुआ था और विंग अभी उसी बेंच पर बैठा हुआ था और सामने का नजारा देख रहा था। यह बहुत शांति थी और जंगल का एरिया था पर फिर भी बहुत सुकून भी था। रात का टाइम था इसीलिए ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी जो सच में बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बना रही थी। वांग जी विंग के करीब गया और उसने महसूस किया कि विंग रो रहा है क्योंकि विंग अभी भी सिसक रहा था और वो सिसकियां वांग जी क्लियरली सुन सकता था। वांग जी विंग के पास गया और उसके पास ही बेंच पर बैठ गया। उसने एक नजर विंग की तरफ देखा तो अभी भी सामने की तरफ ही देख रहा था। विंग समझ चुका था कि वांग जी उसके साइड में बैठा हुआ है पर उसने अभी कुछ भी नहीं कहा, ना उसने एक नजर भी वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग को देखा और उसके हाथ को टच करने की कोशिश की जो नीचे बेंच पर रखा हुआ था, पर विंग ने तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लिया। वांग जी को विंग की यह हरकत पसंद नहीं आई पर वो समझ सकता था कि विंग अभी गुस्से में है, इसीलिए उसने फिर से विंग की तरफ देखा और विंग से कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इतना हर्ट कर दूंगा। मैं तो बस एक मजाक कर रहा था, एक छोटा सा प्रैंक था। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट कर दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। प्लीज ना विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और इसीलिए बस मैंने ये सब किया। मेरा इसमें तुमको हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। बिलीव मी विंग, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। एक छोटी सी गलती समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो ना, और मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज विंग। इतना बोलकर उसने फिर से विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश की पर विंग ने फिर से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। अब ये बात वांग जी को बहुत ज्यादा ही परेशान कर गई। उसे सच में खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने विंग को सच में शायद बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था, इसीलिए उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, क्या सच में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे, मेरी तरफ भी नहीं देखोगे विंग? प्लीज विंग, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। मुझे एक चांस दो ना विंग। मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी बेवकूफियां नहीं करूंगा, बाद में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा विंग। प्लीज विंग, प्लीज। इतना बोलकर वो विंग के पैरों के पास ही नीचे बैठ गया और विंग की तरफ देखने लगा। विंग अभी भी उसका ध्यान वांग जी पर नहीं था और वो स्ट्रेट सामने देख रहा था जंगल की तरफ। जब वांग जी ने विंग से कोई भी रिप्लाई नहीं पाया तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम अब मुझसे नफरत करने लगे हो, मुझसे तुम प्यार नहीं करोगे? ठीक है विंग, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मेरे जीने का सच में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। वो सब एक प्रैंक था, मेरी बातें वो बिल्कुल सच थी। मैं तुम्हारे बिना सच में जिंदा नहीं रह सकता और इस बात का एहसास मुझे हो चुका है। इतना बोलकर वांग जी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला पैंट की और कुछ बाहर निकाला। विंग ने जब उस चीज को देखा तो वो एक छोटा सा नाइफ था। वांग जी ने तुरंत ही उस नाइफ को अपने हाथ के मतलब कलाई के नस के ऊपर रखा और कहा, वो एक प्रैंक था, पर ये कोई प्रैंक नहीं है। मैं सच में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इतना बोलकर वो उस नाइफ को अपने कलाई के ऊपर प्रेस करने लगा जिससे वहां से ब्लड की बूंदें गिरने लगी। और जैसे ही विंग ने ये देखा उसने तुरंत ही वांग जी के हाथ से वो नाइफ खींचा और फिर से उसे जोर से एक थप्पड़ मारा जिससे इस बार वांग जी सीधा जमीन पर गिर गया था। विंग ने वांग जी की शर्ट की कॉलर को टाइटली पकड़ा और कहा, मैंने कहा मौत मजाक नहीं होती लान वांग जी। इतना बोलकर उसने तुरंत ही अपने पैंट की पॉकेट से एक हैंकरचीफ निकाला, पर वो दोनों भी गीले थे जिस वजह से ऑब्वियसली वो हैंकरचीफ भी गीला हो चुका था। अब गीला कपड़ा तो वो उसकी चोट पर बांध नहीं सकता था।
इसीलिए उसने बस उस गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ा, मतलब उसमें से सारा पानी निकाला और वो बस उस चोट पर प्रेस करने लगा जिससे खून बाहर ना निकले। वांग जी ने फिर से विंग की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी मौत से इतना फर्क पड़ रहा है तो मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्लीज विंग, मुझे एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग ने वांग जी की सारी बातों को सुना पर उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया और वो तुरंत वहां से भी जाने के लिए मुड़ गया। पर वांग जी की स्ट्रॉन्ग वॉइस ने विंग को अपने ही जगह रोक दिया। वांग जी ने विंग से कहा, विंग कोई मजाक नहीं है, अगर मैं इतना सा कट लगा सकता हूँ तो अपनी पूरी कलाई को भी काट सकता हूँ। तुम्हारा ये केयर कंसर्न देखकर एक बात तो समझ चुका हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे एक्सेप्ट कर लो तो हम दोनों जिंदगी भर खुश रहेंगे और अगर नहीं तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ विंग। इतना बोलकर उसने विंग को बैक हग कर लिया और वो कंटिन्यू विंग के कान के पास जाकर विस्पर करने लगा, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो विंग। जैसे जैसे वांग जी ये सब कुछ कह रहा था विंग को कुछ याद आ रहा था। विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी। जैसे ही ये सब विंग को याद आया उसने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ा और फोर्सफुली उन्हें हटाते हुए वो वांग जी की तरफ मुड़ा और उसने वांग जी को बहुत जोर से पुश करते हुए कहा, भले ही तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ लान वांग जी। तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते हो और मैं वो नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो पर मैं नहीं। मैं एक मनहूस हूँ जो जिसकी भी लाइफ में जाता है उसकी लाइफ को बर्बाद करके रखता है। अगर तुम भी मेरे पास रहे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी ये प्यारी सी हंसी तुमसे दूर चली जाएगी। तुम जो आज हंस रहे हो, खेल रहे हो, सब मैं तुमसे छीन लूंगा। मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर विंग अपने घुटनों पर नीचे गिर गया और वो बहुत जोर से रोने लगा, जिसे देखकर एक पल के लिए वांग जी भी शॉक हो चुका था। फिर भी उसने खुद को संभाला और बाद में वो विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने बिल्कुल विंग के सामने अपने आप को भी नीचे बिठाया और वो कुछ पल तो वैसे ही विंग को देखता रहा जो बहुत हार्डली रो रहा था। कुछ देर वांग जी ने विंग को देखा और उसने तुरंत ही विंग को गले लगा लिया और उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में टाइटली होल्ड कर लिया। कुछ देर तो विंग ने वांग जी को अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश की। वो वांग जी की आर्म्स में स्ट्रगल कर रहा था जिससे वांग जी उससे दूर हो जाए और वो खुद वांग जी की बाहों से आजाद हो जाए। पर वांग जी विंग से बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वो वांग जी की पकड़ को थोड़ा भी ढीला नहीं करवा पाया और अभी भी वो वांग जी की बाहों में स्ट्रगल करने लगा था। पर कुछ देर बाद विंग धीरे धीरे शांत हो गया। उसने वांग जी की बाहों में स्ट्रगल करना छोड़ दिया और वो खुद बस सिसकने लगा। थोड़ी देर बाद खुद विंग ने ही वांग जी को टाइटली हग कर लिया और वो वैसे ही वांग जी की बाहों में ही अभी भी रो रहा था। वांग जी ने विंग से कुछ भी नहीं कहा, वो बस विंग को कंफर्ट फील करवाने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार विंग की बैक को रब कर रहा था जिससे धीरे धीरे विंग थोड़ा शांत हो जाए और करीबन 15 मिनट के बाद ऐसा हुआ भी। विंग बिल्कुल ही शांत हो चुका था। वांग जी ने जैसे ही यह महसूस किया कि विंग अब टोटली शांत हो चुका है, उसने तुरंत ही विंग को थोड़ा खुद से अलग किया, पर उसने अभी भी विंग के ऊपर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। उसने विंग की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि विंग वैसे ही शांत हो चुका है और अभी वो रो भी नहीं रहा, बस वैसे ही वांग जी को पकड़ के बैठा हुआ है। वांग जी ने धीरे धीरे विंग को उठाया और उसे उस बेंच पर लाकर बिठा दिया। उसने विंग को वैसे ही अपने आर्म्स में होल्ड करके रखा था और विंग अभी वांग जी की लैप पर बैठा हुआ था। कुछ देर वांग जी और विंग वैसे ही शांत बैठे रहे। उन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर बाद वांग जी ने स्लो वॉइस में कहा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही डिजर्व करता हूँ और किसी से भी मैं अब प्यार नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसे हो, और मुझे तुम्हारे ऐसे होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर
एटलीस्ट तुम ये तो मत कहो कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार के लायक सिर्फ तुम हो। मेरी नज़रों से देखो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जिससे मैं डिजर्व करता हूँ। प्लीज़, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो। मुझे एक्सेप्ट कर लो विंग। प्लीज़ विंग, खुद को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और आज की यही सच्चाई है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने वांगजी की बस सारी बातों को सुना। फिर से वांगजी चुप हो चुका था। कुछ देर ऐसे ही बीत गई। वांगजी को लगा कि विंग सो चुका है, इसीलिए उसने विंग की तरफ देखा। विंग की आंखें ऑब्वियसली बंद थी, तो उसे देखकर वांगजी को लगा कि विंग कंफर्म सो चुका है। इसीलिए वांगजी अभी थोड़ा हिला ही था, क्योंकि उसने सोचा कि वो विंग को उठाकर किसी होटल के किसी रूम को बुक करेगा और वहां विंग को लेटा देगा। जैसे ही वो थोड़ा सा हिला उसके कान में विंग की आवाज आ गई, जिससे वो वही शांति से फिर से बैठ गया। विंग ने अपनी स्लो ट्यून में कहा, मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरे मॉम की और डैड की लव मैरिज थी। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मैं उनके प्यार की निशानी। हम तीनों बहुत खुश थे। मेरे डैड की एक छोटी सी कंपनी थी और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी। हम तीनों बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार वीकेंड आया, मैंने मॉम डैड से बहुत जिद की कि वो दोनों भी मुझे कहीं बाहर घूमने ले जाए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त घूमने गए थे और मुझे भी अपने मॉम डैड के साथ कहीं दूर घूमने जाना था। इसीलिए मेरी बहुत जिद करने के बाद मॉम डैड मान चुके थे और हम तीनों भी एक छोटे से पिकनिक के लिए निकल गए। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं कार में ही मस्ती कर रहा था और मेरी मॉम भी मेरे साथ खेल रही थी। मेरे डैड ड्राइव कर रहे थे। ऐसे ही खेल खेल में मैंने डैड से जिद की कि वो एक कार के साथ रेस करें। मेरे डैड भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने भी मेरी बात को मानते हुए उस कार के साथ ऐसे ही फन में रेस करना स्टार्ट कर दिया। मेरी मॉम मेरे डैड को मना कर रही थी लगातार, क्योंकि मेरे डैड स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके थे कार की। पर मेरी जिद और मेरे फेस पर जो हंसी थी, उसके लिए मेरे डैड कुछ भी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मेरी मॉम की बात नहीं मानी और वैसे ही और भी ज़्यादा स्पीड में कार ड्राइव करने लगे। उस कार के साथ रेस करते हुए पापा का थोड़ा सा ध्यान हट गया, क्योंकि मैं सीट से नीचे गिर गया था। जैसे ही पापा ने पीछे पलट के मुझे देखा, सामने से जो ट्रक थी उसे पापा नहीं देख पाए और जब तक पापा का ध्यान गया तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि कार ओवर स्पीड थी। इसीलिए पापा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए और कार सीधा जाकर उस ट्रक से टकरा गई और मेरे पापा की ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर मेरे पापा, उनकी डेथ हो गई। तुम जानते हो, वो मौत से पहले भी मुझे बचाना चाहते थे। इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने कार का डोर जैसे तैसे करके ओपन किया। उन्होंने मुझे भी कार से बाहर निकाला। मेरे सर पर बस छोटी सी चोट लगी थी। उन्होंने मुझे नीचे रखा और उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा, जिसके सर से भी खून बह रहा था। मेरे पापा इतने ज़्यादा इंजर्ड थे, फिर भी वो मेरी माँ को भी कार से बाहर निकालने लग गए। उन्होंने मेरी मॉम को भी कार से बाहर निकाला। मेरी मॉम ऑलरेडी ही बेहोश हो चुकी थी, बस मैं होश में था। मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा, मैं अभी भी होश में था। उन्होंने मुझे अपने पास लिया और अपने कांपते और खून भरे हाथों से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला, जो बहुत ज़्यादा टूट चुका था पर अभी भी काम कर रहा था। मेरे पापा ने इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल किया और उन्होंने बाद में उस फ़ोन को मुझे पकड़ाते हुए कहा, बेटा, अपनी मॉम का और अपना दोनों का भी ख्याल रखना। इतना बोलकर मेरे पापा ने मेरे ही हाथों में अपना दम तोड़ दिया। वो सीधा नीचे गिर गए और जब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तब वो नहीं उठे। मैंने उन्हें बहुत उठाने की कोशिश की पर फिर भी वो नहीं उठे और बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। मेरी मॉम को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। बाद में मुझे पता चला कि मेरी मॉम मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। एक्सीडेंट की वजह से उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो गई। और जब उन्हें अपने पति की मौत का पता चला, जिनसे वो इतना प्यार करती थी, वो टोटली अनस्टेबल हो चुकी है। और तुम जानते हो, वो अभी एक हॉस्पिटल में है।
मैंने अपने बेवकूफ़ी में और अपने खेल और जिद के चलते मेरे पापा को खो दिया। मेरे पापा जो मौत से लड़ रहे थे, या यूं कहा जाए वो मौत के दरवाजे पर खड़े थे, फिर भी उन्होंने मुझे और मेरी मॉम को बचाया। वो आखिरी सांस तक अपने पिता होने का फर्ज निभाते रहे, पर मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं अपने पापा को बचा सकता था, पर फिर भी मेरे पापा को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। जानते हो, उनका चेहरा पूरा खून से लथपथ था, पर फिर भी उनके होठों पर स्माइल थी। उन्हें अपने दर्द का अंदाजा नहीं था, पर मेरे दर्द से, मेरी चोट से उन्हें दर्द हो रहा था। मेरी बेवकूफ़ियों ने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरे पापा को ख़त्म कर दिया और मेरी मॉम को आज हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। 10 साल हो चुके हैं, पर अभी भी मेरी मॉम ठीक नहीं हो रही। कितने डॉक्टरों से मैंने उनका इलाज करवाया, क्या नहीं किया उनके लिए, पर फिर भी वो सही नहीं हो रही। तुम जानते हो, एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि उन्होंने मुझे पहचानने से तक इनकार कर दिया था। तब से मैं कभी भी उनसे मिलने नहीं गया। मैं उनके पास जाता हूँ, हॉस्पिटल में मैं हमेशा जाता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं होती उनके सामने जाने की, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं उनके सामने चला गया और उन्होंने फिर से मुझे नहीं पहचाना तो। मैं बहुत अनलकी हूँ, मैंने अपनी ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर उस दिन मैं जिद नहीं करता तो शायद मेरी मॉम डैड आज भी मेरे पास होते, हमारी भी आज भी उतनी ही हंसती खेलती प्यारी फैमिली होती। पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना बोलकर विंग की आंखों से आंसू बाहर आने लगे। ये सब सुनकर वांगजी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने विंग को और भी टाइटली अपनी तरफ खींचा और उसे होल्ड करते हुए कहा, नहीं विंग, इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी होना था वो हो चुका है। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, तुम तब बच्चे थे विंग। अब विंग ने रोते हुए कहा, मैं बच्चा था, पर मैं इतना भी छोटा नहीं था कि समझ ना सकूं। 10 साल का था मैं, रोक सकता था वो सब कुछ। कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे जिद करने की, पर मैंने जिद की। मैंने अपने साथ साथ मेरी मॉम की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे पापा को मार दिया मैंने उनकी जान ली है। इतना बोलकर विंग और भी ज़्यादा रोने लगा। वांगजी ने विंग से कहा, अभी तुम्हारी मॉम कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ है वो? तब विंग ने वांगजी से कहा, वो मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, मतलब मैं उन्हीं को देखने जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर आया है जो मेरी मॉम को ठीक कर सकता है। मैं उसी से मिलने भी जा रहा हूँ, अगर वो चाहे तो मेरी मॉम को ठीक कर सकता है। वांगजी ने एक स्माइल की और कहा, तुमने उस डॉक्टर से बात की है? तब विंग ने स्लाइटली अपने हेड को ना में शेक करते हुए कहा, नहीं, मुझे जस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने अभी तक उस डॉक्टर से बात नहीं की है। तब वांगजी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हुए कहा, तो क्या इस बार भी तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे? तब विंग ने तुरंत कहा, नहीं, बस उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वही डॉक्टर मेरी मॉम को ठीक कर सकता है। अगर मेरी मॉम ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। तब वांगजी ने फिर से विंग से कहा, क्या फिर तुम अपनी माँ से मिलोगे फिर? विंग ने तुरंत ना में हेड शेक करते हुए कहा, नहीं, अगर वो ठीक हो गई तो मैं फिर से उनकी लाइफ में नहीं जाऊंगा, दूर से ही उन्हें देखूंगा, क्योंकि अगर मैं फिर से उनकी लाइफ में गया तो मैं फिर से बहुत बड़ी गड़बड़ कर दूंगा और हो सकता है इस बार मैं उन्हें बचा भी ना। इतना बोलकर विंग रोने लगा। वांगजी ने विंग के फेस को अपनी चेस्ट से थोड़ा दूर किया और उसके दोनों चीक्स को अपनी हाथों में होल्ड किया, मतलब उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड किया और कहा, ये क्या बोल रहे हो विंग? एक माँ को उसके बेटे से क्या प्रॉब्लम होगी? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम अनलकी हो और तुम्हारे उनके पास जाने से उन्हें हार्म होगा? तब विंग ने चिल्लाते हुए कहा, होगा, उन्हें हार्म होगा। पहले मैंने उनसे उनके हस्बैंड को छीन लिया, उनके प्यार को छीन लिया, और अब मैं उनसे उनकी जिंदगी नहीं छीनना चाहता। वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी वांगजी, मैं उन्हें अब मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी में वो बहुत अहमियत रखती है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें दूर से देखकर भी बहुत खुश हूँ वांगजी। मैंने सुना है वो डॉक्टर बहुत ज्यादा होशियार है और वो हर अपने पेशेंट को ठीक कर ही देता है। अगर वो डॉक्टर मेरी मॉम को ठीक करने के बदले मेरी जान भी मांगेगा ना, मैं उसे दे दूंगा। पर बस मैं एक ही चाहता हूँ, मेरी मॉम खुश रहे, एटलीस्ट वो ठीक तो हो जाए।
फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाऊंगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? अगर तुम उनसे दूर होना चाहते हो तो उनका बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा विंग? क्या तुम ऐसे ही अपनी माँ को छोड़ने वाले हो? अगर तुम्हें अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ना है तो उन्हें ठीक कर ही क्यों रहे हो? तो विंग ने तुरंत वांग जी की लैब से उठा और वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, किसने कहा कि मैं अपने माँ को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं उन्हें दूर से देखूंगा ना, मैं उन्हें पैसे भी भिजवाऊंगा, मैं उनके लिए हर कुछ करूंगा और मैं उनके पास नहीं जाऊंगा वांग जी। अगर इस बार उन्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं नहीं सह सकता वांग जी। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। मैं उनका ख्याल रखूंगा पर दूर से वांग जी, क्योंकि मैं उनके पास जाने के लायक नहीं हूँ। मैं खुशियाँ डिजर्व नहीं करता, मैं अनलकी हूँ, मैं बहुत मनहूस हूँ। मैंने अपनी ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम भी मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें भी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा वांग जी। इतना बोलकर विंग वहां से जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे बहुत जोर से खींच लिया, जिस वजह से विंग सीधा वांग जी की चेस्ट से आकर टकरा गया। वांग जी ने विंग को पकड़ लिया पर विंग वो वांग जी के केज से छूटने की कोशिश करने लगा। उसने वांग जी को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे वांग जी विंग को छोड़ दे और विंग यहाँ से भाग जाए। पर वांग जी वो ऐसे होने नहीं दे सकता था। उसने विंग को और भी टाइटली होल्ड किया और अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी विंग को बहुत स्ट्रांगली पकड़ रहा था पर विंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और लगातार चिल्ला रहा था, मैं मनहूस हूँ, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं बहुत अनलकी हूँ, तुम भी मेरे पास रहोगे तो तुम्हें भी मैं हार्म कर दूंगा। इतना बोलकर वो लगातार वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था। अब ये सब कुछ सुनकर वांग जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने विंग को थोड़ा अपने आप से दूर किया और उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम मनहूस नहीं हो, ऐसा मत कहो खुद के बारे में। पर विंग वो सुन ही नहीं रहा था। वो लगातार स्ट्रगल कर रहा था और वांग जी को दूर कर रहा था अपने आप से। जब वांग जी ने देखा कि विंग अपने होश में नहीं है और वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा है कि मैं अनलकी हूँ, तब वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने विंग को थोड़ा और अपने आप से दूर किया और एक खींच के थप्पड़ विंग को लगाया, जिससे विंग टोटली शांत हो गया। इनफैक्ट वो जमीन पर ही गिर गया था। वांग जी ने विंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, अपने होश में आओ विंग, क्या लगा के रखा है तुमने? मैं मनहूस हूँ, अनलकी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो होना है वो होकर ही रहता है। तुम्हारी डैड की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, वो बस एक एक्सीडेंट था। और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पहचानने से इनकार किया क्योंकि वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी, वरना एक माँ अपने ही बच्चे को पहचानने से मना क्यों करेगी? क्या तुम फिर उनसे मिलने गए? तुम दूर से ही क्यों उन्हें देखते रहे? क्यों उनके पास नहीं गए? हो सकता है एक बार पहचानने से मना किया तो दूसरे बार पहचान लेती ना वो तुम्हें, और नहीं भी पहचानती तो तुम उन्हें याद दिलाते कि तुम उनके बेटे हो। तुम्हें क्या लगता है अब तुम उस डॉक्टर से मिलोगे, वो डॉक्टर तुम्हारी माँ को शायद ठीक भी कर दे, लेकिन उसके बाद क्या तुम्हारी मॉम तुमसे दूर रहकर खुश रहेगी? क्या वो जी पाएगी वैसे अपने बेटे के बिना? विंग जो अभी नीचे गिरा था, उसका एक हाथ उसके गाल पर था और वो वांग जी की तरफ अपनी टीयरी आईज से देख रहा था। उसने फिर से वांग जी से कहा, नहीं वांग जी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था और मैंने अपने पापा को मारा। आई किल्ड माई फादर, और मैंने ही अपने परिवार को डिस्ट्रॉय भी किया। इतना बोल फिर से रोने लगा। वांग जी तब नीचे झुका और उसने विंग की तरफ देखा और उसने अपनी सॉफ्ट ट्यून में विंग से कहा, तुम जानते हो विंग, तुम झूठे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि तुम भागना चाहते हो, अपने आप से ही तुम भाग रहे हो। उस दिन उस एक्सीडेंट में तुम्हारे पापा की मौत हो गई और तुम्हारी मॉम की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी। जिन दो लोगों से तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे और जो दो लोग तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो दोनों भी एक ही दिन में, एक ही झटके में तुमसे दूर हो गए। तुमसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। इनफैक्ट तुम ये सब कुछ सही ही नहीं पा रहे थे। तुम भी उस दिन मरना चाहते थे और तुम्हें अचानक पता चला कि तुम्हारी मॉम जिंदा है। अब वही एक इंसान बची थी जिससे तुम इस दुनिया में प्यार कर सकते थे और उनसे प्यार एक्सपेक्ट कर सकते थे,
पर तुम्हें बहुत जल्द पता चल गया कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर है, क्योंकि वो तो अपने प्यारे बेटे को पहचान ही नहीं रही थी। जिन दो लोगों को तुमने अपनी दुनिया माना वो दोनों तुमसे दूर हो गई, इसलिए तुमने उन सारी चीजों का ब्लेम अपने ऊपर लेना सही समझा। तुम जिंदा रहना नहीं चाहते थे अपनी पापा की वजह से, और तुम मर नहीं सकते थे अपनी मॉम की वजह से, इसीलिए तुमने एक बहाना ढूंढा जिंदा रहने के लिए, और वो बहाना था तुम्हारे पापा के वो लास्ट वर्ड्स और तुम्हारी मॉम। तुमने अपने पापा के उतने ही वर्ड्स याद रखे जितने तुम्हें जीने के लिए जरूरी थे। तुम्हारे पापा ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्होंने ये कहा था कि तुम दोनों का ख्याल रखना है, पर तुमने सिर्फ अपनी मॉम को वजह बनाया जिंदा रहने के लिए। जिंदगी अगर जीनी हो तो हंसना जरूरी होता है, तुम्हें तो बस जिंदगी काटनी थी, इसीलिए तुमने अपनी हंसी छोड़ दी, अपनी खुशी छोड़ दी, और बस तुम्हारा एक ही जिंदगी का मकसद बन गया, तुम्हारी मॉम को खुश रखना और उन्हें ठीक करना। उन्होंने जब तुम्हें पहचानने से मना कर दिया तब तुमने उनकी हालत नहीं देखी, तुमने बस ये सोच लिया कि वो तुमसे दूर रहना चाहती है, या तुम ही अनलकी हो, अगर तुम उनसे दूर रहोगे तो वो खुश रहेगी। यही वहम तुम अपने दिल में अब तक पालते आए हो। तुमने अपनी ही जिंदगी में एक भ्रम पैदा किया खुद को जिंदा रखने के लिए, और एक एक्सीडेंट को मर्डर का नाम दे दिया। एक सिंपल एक्सीडेंट को तुमने मर्डर में कन्वर्ट कर दिया और खुद उसके मर्डरर बन गए, और बाद में अपनी जिंदगी को एक कैद बना लिया, बाद में अपनी जिंदगी को एक जेल बना लिया और खुद ही को उसमें कैद कर लिया। हंसना खेलना सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे जिंदा लाश की तरह जीने लगे। लोगों से दूर हो गए, तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगने लगा, और यही डर तुम्हारा धीरे धीरे वहम बनता गया, क्योंकि तुमने हर चीज के लिए खुद को ब्लेम किया, इसलिए तुमने खुद को अनलकी मान लिया और ये सोच लिया कि तुम किसी के भी पास जाओगे तो उसकी जिंदगी तुम बर्बाद ही करके रखोगे, और यही सोच के तुम अब तक जीते आए। जब भी कोई तुम्हारे पास आता तुम उससे दूर भागने लगते। तुमने बाकी जिंदगी भी ऐसी ही जी, और आज मेरे साथ भी तुमने यही किया। जब मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया तो तुम्हें डर लगने लगा। तुमने अपने आसपास जो दीवारें बने के रखी है ना, उन दीवारों के टूटने का तुम्हें डर लगने लगा, इसीलिए तुम मुझसे भी दूर भागना चाहते हो। पर कब तक विंग, कब तक भागोगे इन सब चीजों से? कब तक अपनी जिंदगी को एक मजबूरी बनाकर जीते रहोगे? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है विंग, वो बस एक हादसा था। तब विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ वो एक हादसा था, पर वो हादसा हुआ किसकी वजह से? मेरी वजह से ना। मैंने अगर वो जिद नहीं की होती तो यह हादसा नहीं होता। काश मैं उस दिन मॉम डैड को नहीं फोर्स करता। क्या जरूरत थी मुझे वीकेंड पे बाहर जाने की? अगर मैं उन्हें नहीं कहता तो वो नहीं जाते ना। अगर वो बाहर नहीं जाते तो ये सब होता ही नहीं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। काश मैंने उस दिन मॉम डैड से नहीं कहा होता, काश उन्होंने मुझे मना कर दिया होता, काश वो उस दिन मेरी जिद पूरी ना करते, तो शायद आज मेरे मॉम और डैड दोनों भी सही सलामत मेरे साथ होते। अगर वो मुझे बाहर भी लेके गए थे तो काश मैं वो जिद नहीं करता, नहीं लगाता वो रेस, तो मेरे पापा मुझसे सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कार इतनी स्पीड में ड्राइव नहीं करते। ये सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। तब वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, विंग मैंने कहा वो एक एक्सीडेंट था, वो होना ही था। तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जो होना है वो होकर ही रहता है, उसे तुम या मैं रोक नहीं सकते। वो बस वो सिचुएशन होती है जिसमें हम स्टक हो जाते हैं। उस दिन हो सकता है तुम्हारे पापा की किस्मत में ही मौत लिखी हो। अगर तुम बाहर नहीं भी जाते तो हो सकता है कोई और हादसा होता। अगर उस दिन तुम्हारे पापा के नसीब में मौत लिखी थी तो वो होनी ही थी। बाहर नहीं तो घर पे नहीं तो कहीं और। तुम उस मौत को नहीं रोक पाते विंग, और यही सच्चाई है, और तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम खुश रहो और अपनी मॉम के साथ खुश रहो। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे घुट घुट के जियो। उनके लास्ट वर्ड्स को याद करो विंग। उन्होंने ये कहा था कि अपनी मॉम का और अपना ख्याल रखना। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि अपनी मॉम का ख्याल रखना और खुद घुट घुट के जीना। तुम अपने साथ जो कर रहे हो वो गलत है, और अपने साथ साथ अपने मॉम के साथ जो कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा गलत है। तुम तीनों को दुख पहुंचा रहे हो विंग, खुद को भी, अपने मॉम को भी और अपने मरे हुए डैड को भी।
तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना है विंग, तुम्हें उन्हें संभालना है, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है, ना कि ऐसे चोरों की तरह मुंह छुपाते हुए घूमना है। तुमने कोई गलती नहीं की है विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बस एक हादसा था। और बिलीव मी, अभी तुम्हारे मॉम को तुम्हारी जरूरत है, उस डॉक्टर से भी ज्यादा तुम्हारे मॉम को तुम्हारी जरूरत है। जाओ विंग, इस बार उन्हें दूर से मत देखो, उनसे मिलो, उनसे बात करो विंग। अगर वो तुम्हें ना भी पहचाने तो भी उनसे स्ट्रेंजर बनकर ही सही मिलो, उनसे बात करो। वो तुम्हें ना पहचानती हो, उनका दिमाग तुम्हें ना पहचानता हो, पर उनका दिल तुम्हें पहचानेगा विंग। वो एक माँ है विंग, और वो तुम्हारी माँ है। जैसे तुम ये भूल नहीं सकते कि वो तुम्हारी माँ है, उनका दिमाग भूल सकता है लेकिन उनका दिल नहीं भूल सकता कि तुम उनके बेटे हो विंग। समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाया क्योंकि वो तुम्हें ऊपर से दूर से ही कही पर खुश रहते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने उस दिन अपने बेटे को इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि वो बेटा उनकी जिंदगी का उनकी मौत का बोझ लेकर जीता रहे। एक नर्क जैसी जिंदगी जीना बंद करो विंग, अपनी मॉम के साथ हैप्पी रहो। और यही तुम्हारे डैड चाहते होंगे क्योंकि कोई भी मॉम डैड अपने बेटे को दुख में नहीं देखना चाहते। सोचो, अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो क्या वो ये चाहते कि तुम ऐसे ही घुट घुट के जियो? नहीं ना। तो इन सब चीजों से बाहर आओ, आज अपनी मॉम से मिलने जाओ, उनसे बात करो। हो सकता है पिछली बार नहीं तो इस बार वो तुम्हें पहचान ले। वांगजी की ये सारी बातें कहीं ना कहीं विंग को सच लग रही थी, क्योंकि सच है, उसके पापा ने उसकी जान बचाई। क्या ऐसे ही अकेले जिंदगी बिताने के लिए? वांगजी की ये सारी बातें सुनकर विंग बहुत ज्यादा ही रोने लगा था। वांगजी ने फिर से विंग को अपनी आर्म्स में होल्ड किया और उसे टाइटली गले लगाते हुए कहा, विंग, हर किसी को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए और तुम भी वो चांस डिजर्व करते हो। और बिलीव मी, तुम्हारे पापा ने उसी दिन वो चांस तुम्हें दिया, तुम्हें बचाकर। तो उस चांस का फायदा उठाओ, अपनी जिंदगी को हैप्पीली स्पेंड करो अपनी मॉम के साथ। उसे वेस्ट मत करो विंग, क्योंकि इससे तुम्हें जितना दर्द होगा उससे कहीं ज्यादा दर्द तुम्हारे पापा को होगा, तुम्हारी माँ को होगा। और इससे तुम तीनों ही दुखी रहोगे। तुम्हारे पापा दूर कहीं से तुम्हें देख रहे होंगे, वो वहाँ दुखी होंगे। तुम्हारी माँ को जब भी तुम याद आओगे वो तुम्हें याद करेगी और वहाँ दुखी होगी, और तुम भी उन दोनों की याद में यहाँ घुटते रहोगे और तुम भी दुखी रहोगे। इससे अच्छा है कि जो हुआ वो भूल जाओ और अपनी मॉम और अपने आप को भी एक चांस दो, एक नई जिंदगी शुरू करो और सब कुछ भूल जाओ। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.